हेलो एवरीवन। इसके पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ किया था, ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। बोलो क्वेश्चन, बोलो बोलो बेटा क्वेश्चन। यदि ए क्या नंबर है ये? एनसीईआरटी का क्या नंबर एग्जाम्पल है ये? 23 है शायद। क्वेश्चन देख लो ना। 24 हाँ बोलो ना। 24 एग्जाम्पल 24। चलो बोलो। यदि ए 133 थोड़ा तेज बोलो। यदि ए 133 मैट्रिक्स है ये। हाँ 133 143 143 134 134 हो तो सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इनटू आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ यही है ना, और कुछ तो नहीं करना। और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हाँ तो सबसे पहले जब भी इनवर्स की बात हो तो डिटर्मिनेंट निकाल लिया करो, है ना। पहले बता लो व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। अगर व्युत्क्रमणीय होगा तभी तो इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा ना। मैंने कहा हल में मैंने क्या कहा कि पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए? ये देखो वन बंद तो क्या हो जाएगा भाई? 1 इंटू 1 इंटू ये बंद 16 माइनस 9, फिर प्लस के बाद -3। हाँ -3 ये बंद और ये बंद कितना है? 4 - 3। हाँ 4 - 3 ठीक है। फिर +3 आएगा, प्लस माइनस प्लस क्या आया? ये बंद 3 - 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 गया, 9 7 16, 4 में से 3 गया 1 तो बचा -3, 3 में से 4 गया -1 तो ये हो गया -3, तो ये हो गया 7 में से 6 चला जाएगा तो क्या आएगा 1। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1। तो देयरफॉर यहाँ पे हो गया कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए क्या है? व्युत्क्रमणीय है। बोलो इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब हो गया कि ए व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब ये हो गया कि अब ए का इनवर्स निकल जाएगा ना, ए का इनवर्स निकल जाएगा। तो इनवर्स निकालने के पहले जो इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? शाखंड। भाई शाखंड से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हर एलिमेंट का क्या निकालेंगे? शाखंड। तो लिखेंगे अब A11 मतलब -1 के पावर 1 + 1, है ना। तो ये बंद तो आया 16 - 9 कितना आया? 7। तो ये सॉल्व करने क्या आएगा? 7 आएगा ना, क्योंकि -1 के पावर 1 + 1 मतलब क्या? 2। तो माइनस के पावर 2 मतलब प्लस ही आएगा, और 7 है तो ये हो गया 7। फिर निकालेंगे A12 -1 के पावर 1 + 2, ये आ 1 + 2। फिर A12 ये पोजीशन है, तो ये बंद और ये बंद तो क्या आया? ये बंद तो 4 - 3, 4 - 3 मतलब 1। यहाँ आएगा -1 के पावर 3 तो माइनस कर देगा, तो ये 1 का क्या हो जाएगा? -1। फिर हम निकालेंगे A13, क्या निकालेंगे? -1 के पावर 1 + 3, तो ये बंद और ये बंद तो ये हो जाएगा 3 - 4, 3 - 4 मतलब -1, तो ये आएगा -। देख लो ना भाई, हाँ सही है। और ये तो -1 के पावर 4 तो प्लस होगा, लेकिन ये क्या जाएगा? -1। एक बार देख लो इसको, कुछ दिक्कत हो बताओ। तो हमने A13 तक निकाल दिया। अब हम निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे? A21 -1 के पावर 2 + 1, और ये क्या आएगा? यहाँ पहुँच गए, तो ये बंद और ये बंद तो 12 - 9 तो कितना आया? 12 - 9 3। भाई ये बंद और ये बंद तो 3 चौक के 12 और 3 त्रिक का 9, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है। और ये आएगा माइनस, क्योंकि -1 के पावर 3 आएगा भाई, 2 + 1 3
तो ये जो -1 के पावर 3 मान निगेटिव कर देगा, तो ये आ जाएगा -3। फिर A22 -1 के पावर 2 + 2, यहाँ पे पहुँच गए तो ये बंद तो 4 - 3 1 आया, तो ये आएगा 1। फिर आ जाएगा A23 हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3, तो यहाँ पहुँच गए तो ये बंद और ये बंद, तो 3 - 3 0, 3 - 3 0, तो 0 आएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो 0 ही आएगा। अब आ गए हम A31, कहाँ आ गए A31 -1 के पावर 3 + 1, तो यहाँ आ गए ये बंद, तो 3 × 9 - 12, तो 9 में से 12 गया, हाँ -3, और यहाँ हो जाएगा माइनस के पावर 4, तो ये आएगा तुम्हारा -3। A32 -1 के पावर 3 + 2, नहीं तो ये कितना हो जाएगा A32, यहाँ पहुँच गए बीच में ना, ये बंद बोलो भाई, ये बंद और ये बंद, कितना है 3 - 3 0, हाँ तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर आ गया लास्ट में A33 -1 के पावर 3 + 3, फिर यहाँ पहुँच गए तो ये बंद, तो 4 - 3 मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ तक देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ लिया यहाँ तक, चलें इसके आगे। तो अब कुछ नहीं करना है, सारा निकाल ही लिया। अब एडजॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। जब भी इन्वर्स निकालना आएगा, है ना, एडजॉइंट की हेल्प से, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट। बोलो भाई, मैंने कहा अब या तब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए क्या होता है, यहाँ से लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ट्रांसपोज लेना नहीं भूलना, है ना। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्रांसपोज। क्लियर है। चलो तो वैल्यू बोलते जाओ A11 की 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, इसका ट्रांसपोज करेंगे। सारा लिख दिया, बोलो भाई। कुछ गलत हो तो बताओ। चलें आगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो का क्या हो जाएगा, कॉलम। रो का क्या हो जाएगा, कॉलम। तो ये हो जाएगा इक्वल टू इधर देखना 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, जो ये रो में लिखा था ये कॉलम में हो गया। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपने को चेक करना था A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए क्या था, ए मैट्रिक्स क्या था, एक बार बोल दो तो 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 3 4 1 3 4 3 4, ये ए था। और एडजॉइंट ऑफ ए अभी भी निकाला हूँ मैं, ये 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आया। अब इसके बाद हम यहाँ इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इसके आगे आएगा ना सॉल्व होके, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, देखो 1 का 7 में 7, जगह कम पड़ेगा ना। चलो यहाँ तक पहले देख लो, हो गया। बिटाऊँ ऊपर, तो इतना हो गया ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके आगे बिटाता हूँ। इधर देखें तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 7, बोलो भाई, ये हो जाएगा 7 -3 भाई, 1 इंटू 7, फिर 3 इंटू -3 और 3 इंटू -3, तो -3 फिर आएगा, है ना। रो बाई कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम, अब पहला रो दूसरा कॉलम। तो 1 इंटू -3 तो -3, 3 इंटू 1 +3, 3 इंटू 0 0,
फिर क्या हुआ 1 इंटू -3 तो -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। क्लियर है? बोलो भाई। अब दूसरा रो पहला कॉलम 1 इंटू 7 7, 4 इंटू -1 -1 तो -4, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू -3 -3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 0। चलो अब दूसरा रो तीसरा कॉलम -3 0 हाँ 3। बोलो भाई। अब तीसरा रो पहला कॉलम 7 -3 -4 -3 प्लस 3 हाँ रो बाई कॉलम कर रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा है ना। ये हो गया। अच्छा अगला क्या होगा भाई 1 इंटू -3 भाई तीसरा रो तीसरा कॉलम, फिर 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 भाई। क्लियर है ना? तीसरा रो तीसरा कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसी का मल्टीप्लाई होता है। 1 का -3 में 3 का, 0 में 4 का, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का, और सबको जोड़ देते हैं ना। तो इस प्रकार हमको ये मैट्रिक्स मिल गई इतनी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बोलो आया? आया तो नहीं आया भाई? ठीक है। अगर हम देखें गौर से तो 1 मतलब क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं इसको लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है? 1। बोलो भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? 1 है ना। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन है। बोलो भाई। तो मैट्रिक्स में अगर एक एलिमेंट कॉमन है सारे में होने चाहिए तो कॉमन हो जाता है। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, 0 इंटू ए डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा है, यहाँ भी 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हर जगह है, बस यहाँ मतलब दिख नहीं रहा है, लेकिन 0 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के फॉर्म में है। तो मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, और अगर कोई एलिमेंट सारे में कॉमन है तो सभी में से कॉमन हो, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आया नहीं आया? और ये क्या आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये तुम्हारा आ गया, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये बात प्रूफ हो गई। बोलो भाई। अब क्या निकालनी थी? ए इनवर्स। बोलो ए इनवर्स निकालना था ना। ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए तुमको चाहिए एडजॉइंट। क्या चाहिए? एडजॉइंट। ठीक है। तो एक बार एडजॉइंट बता देना लिखा हो तो। इधर देखें, अब एडजॉइंट देख के बता देना हमको, है ना। अभी एडजॉइंट निकाला था ना। ठीक है, देख के बता देना एडजॉइंट। इधर देखो, मैंने कहा, अब मैंने एक फार्मूला लिखा कि सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 1। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बोलो तो 7 -3 रो में ना, -3 फिर -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है। बोलो भाई। यही तो निकाला था भाई, वहाँ भी एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था ना। तो जो निकाला तो यही है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने 1 ही है। अगर कुछ नंबर होता, मान लो 1/2 होता, तो 2 से सब में डिवाइड हो जाता। तो यही लास्ट में आंसर आ जाएगा। 7 -3 -3 -1 1 0, ये 7 है। फिर -1 0 1, है ना। थोड़ा सा जगह कम है तो तिरछा हो गया, बट ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर? तो इस प्रकार हम ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ तक हो गया। चलें आगे।
चलो अगला बोलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 25। हाँ हाँ 25 बोलो। यदि ए मैट्रिक्स में 2 3 यदि ए 2 3 2 3 हाँ हाँ 1 -4 1 -4 हो गया। हाँ और बी तथा बी हाँ हाँ बी कितना है 1 1 -2 -2 1 -1 1 -1 नहीं सर -1 -1 फिर 3 यहाँ पे हाँ मतलब 1 -2 -1 3। हाँ। चलो तो सत्यापित कीजिए कि हाँ तो सत्यापित कीजिए सत्यापित कीजिए कि क्या कर रहा ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हाँ वही रिवर्सल है ना, बोलो। तो ठीक है, इधर देखो बेटा, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई करना आता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी, फिर ए बी का इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए बी का इन्वर्स निकालेंगे, या पहले अलग अलग, पहले बी इन्वर्स निकाल लो, ए इन्वर्स निकाल लो। तो देखना, तो ए दिया है तो ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, इधर देखो ए बराबर दिया है 2 3 1 -4, बोलो। तो ए का इन्वर्स क्या होता है फार्मूला, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए हाँ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा भाई, 1/, बोलो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या, -8 -3 ये हो गया। और एडजॉइंट ऑफ ए का लिखना बताया था, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ -3 -1। मैं 2 क्रॉस 2 के लिए आसान हो गया। अच्छा नहीं है 2 क्रॉस 2 तो अपना ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो ए इनवर्स निकालना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए करके, पूरा मतलब पूरा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता। यहाँ भी पूरा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो तुम भाई, अगर तुमने जो डायरेक्ट लिख दिया ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं तो तुम एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, A11 A12 A21 A22, बोलो भाई क्लियर बात है। तो निकाल लेना अगर निकालना होगा तो, ठीक है। अगर बहुत बड़े नंबर में आया है, बड़े नंबर में है तो निकाल लेना, A11 A12 A21 A22 करके फिर एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इनवर्स निकाल लोगे। ऐसे ही कहानी बी का, ठीक है। जब दोनों निकल जाएगा फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना ए और बी का, बस देखते रहना। ए इनवर्स निकल गया। अब हम आते हैं बी पे, तथा बी कितना दिया है बताओ, बी दिया है तुम्हारा ये 1। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको एकदम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर देख, -8 -3 कितना हो गया, -11। तो ये हो गया 1/, -11 -4 -3 -1 2, मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस का, माइनस में प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 4/11 3/11 1/11 2/, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, -2/11। ये आया समझ नहीं आया भाई, दिस इज ए इनवर्स। अब हम निकालेंगे बी का इनवर्स। इधर देखो, अब बी बराबर क्या दिया है, 1 -2 -1 और 3। तो सिंस बी इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, बोलो। तो 1/, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 3, फिर माइनस, फिर माइनस प्लस 2 भाई, 3 फिर माइनस लगेगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, -1 -2 का मल्टीप्लाई +2 3 -2। एडजॉइंट ऑफ बी दोनों बदल जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, बोलो बेटा। और दोनों जगह क्या लगाएंगे, साइन, तो माइनस का +2 -1 का +1। ये थोड़ा सा ऐसे कायदे से लिख लो, ये आया समझ में नहीं आया। 3 में से 2 गया 1, तो फिर तो ये तो कुछ बचा ही नहीं। ये हो गया तुम्हारा 3 2 1 और 1। यहाँ तक का कोई दिक्कत हो तो बताओ, देख लो एक बार सारे लोग, अगर कोई गलत हो तो मैं सही कर दूंगा। देख लिया, क्लियर है बातचीत, आगे देखें। तो हमारे पास ए इनवर्स है और बी इनवर्स है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, इसको बी इनवर्स रहने देता हूँ, भी काम लगेगा। ए इनवर्स रहने देता हूँ, भी काम लगेगा ना, ठीक है। और ए और बी भी अभी रहने देता हूँ ना, बोलो।
तो हमारे पास सब कुछ है, ये ए इनवर्स है, ये बी इनवर्स है, हमारे पास ए और बी भी है। तो हमको जो चेक करना है वो तो हम देख पा रहे हैं कि पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए इंटू बी और उसका इनवर्स, फिर देखते हैं क्या आता है ना। बोलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालें? ए बी, सब कुछ हमारे पास। मैंने कहा अब ए इंटू बी बराबर, तो ए क्या है? 2 3 1 -4। बी क्या है? 1 -2 -1 3। बोलो। अब इसका काम नहीं है ऊपर वाले का। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? क्या आया? 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 3 का -3 आया। बोलो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 का -2 में, हाँ 2 का 1 में किया तो 2 और 3 का -1 में तो -3 ना आएगा। सर माइनस तो पहले से भी लगाते हैं ना। क्या चीज़? माइनस पहले से नहीं लगाते। क्या माइनस पहले लगाते हैं? रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। पहला रो पहला कॉलम, तो पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहले में, 2 × 1 2 और 3 × -1 -3। और तुम्हारा तुम ये सोच रही हो, ये 1 2 3 4, 1 का 4 में 4, 3 का 2 के लगाने पहले माइनस, ये नहीं है ना। ये मैं रो बाय कॉलम कर रहा हूँ ना। आ रहा समझ में? ये सिंपल सी बात है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 3 का मल्टीप्लाई -3 में -1 में -3, 2 का मल्टीप्लाई -2 में -4, 3 का 3 में +9 आया। रो बाय कॉलम। मैं डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व कर रहा हूँ कि इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इधर के करेंगे तो माइनस लगाएंगे, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, बोलो भाई 1, -4 का -1 में +4, 1 का -2 में -2, -12 4 तियाँ 12। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा? हाँ -1 5 5, हाँ -14। क्लियर है? बोलो। अब मैं यहाँ पे एक बार किनारे लिख देता हूँ। ये ए इनवर्स था ना। ए इनवर्स जो तुम्हारा था वो किनारे से छोटा सा लिख देता हूँ। क्या था? 4/11, 3/11, 1/11, -2/11। बोलो। और बी इनवर्स क्या था? 3 2 1 1। अभी काम लगेगा ना। तो अब ये जो जगह घेरा उसको कम हो गया ये। इतना आया कि नहीं आया समझ में? अब ये देखो क्या आया। इसका हमको क्या निकालना है? ए बी आ गया। तो अब लिखेंगे ए बी इनवर्स। क्या लिखेंगे? ए बी का इनवर्स। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हो जाएगा। बोलो भाई। इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। आया नहीं आया? हाँ। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? ये हो गया +14, है ना, -25। ये दोनों बदल जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जब आगे चलेगा तो कितना हो जाएगा ये? हाँ 1/- -11 है ना। हाँ 11 दूनी 22 और 3 25। ठीक है ना। -11 ये हो गया -14 -5 -1। बोलो। और ये हो गया जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 14/, चाचा आपका कोई बहाना बुलाता है। 14/11। ठीक है। ये क्या हो गया? 5/11। ये हो गया 5/11 और ये हो गया 1/11। यहाँ तक का देख लो पहले। क्लियर बातचीत? देख लो, कोई गलत बताओ। हाँ हो गया हद तक। तो ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ गया ना। ये बी इन्वर्स, ये ए इन्वर्स बी इन्वर्स कॉपी में लिख लो। लिख लिया? दोनों लिख लिया? ए इन्वर्स बी इन्वर्स दोनों लिख लिया? ठीक है। अभी पूछूंगा, बताना इसको।
मिटा दूँ उसको? इधर देखना। तो हमारे पास क्या आया, दैट इज ए बी का इन्वर्स बराबर आ गया ये मैट्रिक्स, ये आ गया 14/11, 5/11, 5/11, 1/11 आया ये ए बी का इन्वर्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। अब हम निकालेंगे बी इन्वर्स ए इन्वर्स ना। अब बी इन्वर्स ए इन्वर्स क्या होगा? बी इन्वर्स, एक बार बी इन्वर्स बताओ बेटा। 3 2 1 1 हाँ 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1, सर नीचे 1 1 अच्छा 3 2 1 2 क्रॉस 2 का 3 2 1 1। ए इन्वर्स कितना है? 4/11 4/11, 3/11 3/11, 1/11 1/11, -2/11 -2/11। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको तो देखना क्या आएगा। 3 का इसमें 4 में 3 चौके 12, 12/11, 2 का 1 में तो 2/11। ठीक है, अब 3 का 3 में 9/11 और -4/11, ये हो गया 4/11 और ये 1/11, ये हो गया 3/11 माइनस 2/11। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 और 2 14, तो 14/11 हो जाएगा ना, वही आ भी रहा है। 5/11, 5/11 और 3 में से 2 का 1 तो 1/11 आया नहीं आया? तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हो गया 2। बोलो, तो मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 1 हुआ 2 से ना, समीकरण हो गया ये। 1 हुआ 2 से क्या हो जाएगा? स्पष्ट है 1 हुआ 2 से, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, है ना। तो ये हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ तक देख लें, हो गया यहाँ तक क्लियर है बातचीत। चलो मुझे लग रहा है कि कल लास्ट लेक्चर होगा इसका ना। चलो एक बार क्वेश्चन बोलना अगला। नंबर कितना हो गया? 26 नंबर। हाँ बोलो क्वेश्चन। प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह A is equal to आव्यूह A is equal to ए इज इक्वल टू हाँ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स में हाँ मैट्रिक्स में 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 हाँ 2 3 1 2 समीकरण समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स है बस। नहीं, जहाँ आई 2 क्रॉस 2 कोटि का 2 क्रॉस 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है। आइडेंटिटी है ना, तत्समक आव्यूह है। और ओ 2 क्रॉस 2 कोटि का एक शून्य आव्यूह है। 2 क्रॉस 2 कोटि एक शून्य का आव्यूह है। एक शून्य आव्यूह है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ए इनवर्स ज्ञात करना है ना। तो ठीक है, तो पहले तो ये वेरीफाई करना है कि अगर ए ये है तो प्रदर्शित करना है कि ये बराबर जीरो मैट्रिक्स आएगा। बोलो
आफ्टर देन हमको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो पहले तो प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखो ना क्या क्या है, ये ए स्क्वायर है, ए है, तो हमको ए दिया है तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे। मैंने कहा हल, तो ए कितना है? ए है 2 3 1 और 2। बोलो भाई। उसके बाद हमको निकालना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स करो, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, और ए इंटू ए मतलब 2 3 1 2 2 3 1 2। बोलो। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया? ये 4 + 3 7 हो गया भाई। 2 दूनी 4 और +3 7, फिर 2 3 6 और 3 दूनी 6 12। हाँ, फिर 1 × 2 2, 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा 4। 1 × 3 3, 2 × 2 4, तो 3 और 4 7। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर होगा तो फिर लिखो अब क्या निकालना है, ये दिखाना है। तो अब क्या, तब लिखिए तब। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर -4a + i की वैल्यू, है ना। इधर देखा, तब ए स्क्वायर -4a + i इज इक्वल टू, थोड़ा सा उस साइड लिखते हैं, तब ये ए स्क्वायर -4a + i इज इक्वल टू, ए स्क्वायर कितना है? 7 12 4 और 7। ठीक है, -4 × a कितना है? 2 3 1 2 आया। फिर प्लस i मतलब 1 0 0 1, 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? और इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 7 12 4 7 -8, है ना। माइनस बाहर ही है, माइनस अंदर नहीं ले गया हूँ। ये 4 और ये 8, सभी एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस 1 0 0 1। अब क्या होगा? तो पहला एलिमेंट, इसका पहला, फिर इसका पहला, फिर इसका पहला, इसका दूसरा, तो इसका दूसरा, फिर इसका दूसरा, ये तो फिर ये, तो फिर ये, है ना। मतलब A11 तो यहाँ का भी A11, यहाँ का भी A11, A12 यहाँ का भी आया, A21 तो यहाँ का भी A21 आया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? अगर माइनस है तो घट जाएंगे, प्लस है तो जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 7, यहाँ हो जाएगा -8, और यहाँ हो जाएगा +1। फिर हो जाएगा यहाँ पे पहले पे 12, फिर -12, है ना। ये +12, यहाँ माइनस लगा है ना, -12, यहाँ +0, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया फिर ये -4, -4 और क्या हो गया? +0। ये हो गया 7, फिर -8 और +1। हम देखें 7 में से 7 और 1 8 में से 8 गया 0, तो ये आ गया तुम्हारा 0 0 0 0 आया। और ये 0 0 0 ही क्या है? इसके आगे 0 मैट्रिक्स। तो इतना बराबर 0 आगे नहीं आ गया, तो लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे? अर्थात ए स्क्वायर -4a + i = 0। ये आ गया। अब हमको निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। यहाँ तक का देख लो पहले। आया समझ नहीं आया? क्लियर है? चलो, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। इधर देखा, इसको मिटा नहीं रहा हूँ मैं। अब लिखोगे यहाँ से, अब क्या लिखोगे? अच्छा, ए इनवर्स ऐसे नहीं निकालना है जॉइंट ऑफ ए से, इसी की सहायता से निकालना है, इसी की सहायता से। तो ये इक्वेशन ऐसे लिख लेना। अब ए स्क्वायर -4a + i = 0। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ देखो i दिख रहा है, तुम चाहो तो इस i को इस साइड ले आओ, आया। नहीं तो अगर एक दिमाग लगाओ कि अगर हम दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे ए इनवर्स × आई हो जाएगा, तो यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स को रोक लेंगे, बाकी सबको उस साइड भेज देंगे,
आया या नहीं आया? तो अच्छा ए इनवर्स निकालने के लिए ये बताना होता है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो इसने कहा है कि ए इनवर्स याद करो, तो इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो क्या है, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1 आया। तो मैंने यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लिखा है, इधर देखो ए स्क्वायर माइनस 4a, जो आई है उसको इस साइड भेजो तो माइनस आई आ गया, बोलो भाई आया। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूँ, चलो फिर रहने दो ऐसे, अब मैं दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ बता दिया एग्जामिनर को कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो बस इतना बता दिया कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस 4a में लेफ्ट साइड से ए इनवर्स इधर, इधर भी ये माइनस है, माइनस बाहर पड़ा रहेगा, बोलो भाई, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर पड़ा ए इनवर्स इंटू आई आया। अब ये इसके साथ ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 बाहर हो जाएगा ए इनवर्स ए बराबर माइनस ए इनवर्स आई, मतलब क्या माइनस ए इनवर्स, देख लो यहाँ तक आया। अब ये -1 और ये +2 तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना, बोलो। मैट्रिक्स में जो पावर होते हैं वो जुड़ घट जाते हैं ना मल्टीप्लाई करने पे, जैसे ए स्क्वायर ए के पावर 3 मतलब ए इंटू ए, क्लियर है ना। हाँ, तो इस रूल को फॉलो करते हैं ये ना। तो ये ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई, हो जाएगा -4 इंटू आई, तो ये हो गया माइनस ए इनवर्स। आया नहीं आया समझ में, मैंने बता दिया यहाँ पे कि ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी आया। अच्छा, माइनस हटाना है, माइनस, तो इसको आगे पीछे कर दिया 4i माइनस ए, इसको आगे पीछे यहाँ माइनस आ गया, और ये माइनस से क्या हो गया, कैंसिल आउट आया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए इनवर्स बराबर 4i माइनस ए, तो 4i मतलब 1 0 0 1 आया, और ए की वैल्यू क्या है 2 3 1 2, तो ये हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 0 में से 3 गया -3, 0 में से 1 गया -1, 4 में से 2 गया 2, यही आएगा इनवर्स आया। चेक कर लो डिटरमिनेंट कितना है, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, तो ए इनवर्स क्या हो, एडजॉइंट ऑफ है, दोनों बदल गए, दोनों जगह माइनस लग गया आया, तो ये ए इनवर्स हो गया, ये 2 है ना। क्लियर बात, देख लो एक बार इसको, क्लियर है बातचीत। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ये लिख दिया ए के पावर -1 ए स्क्वायर को ए लिख दिया ना, अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये ऐसे, ये जो आया है ना ये डायरेक्ट नहीं आया है, इसका नियम ये, इधर देखना मैं किनारे कर दे रहा हूँ ऐसे एक्स्ट्रा में ना, कि अगर इसको तुम सॉल्व करना चाहो तो ऐसे सॉल्व होगा। ए इनवर्स है यहाँ पे, और बगल में क्या है ए स्क्वायर, ऐसे बगल में है ए स्क्वायर, मान लो ये ए स्क्वायर है, तो ये ए इनवर्स, और ए स्क्वायर क्या लिखोगे ए इंटू ए। अब ये एसोसिएटिव ला लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स के साथ ए, और ये ए बाहर, यहाँ हो जाएगा आई इंटू ए, फिर क्या हो जाएगा ए आया। इतना स्टेप करने के बाद ये आया है, क्लियर है। अगर तुम चाहो तो ये स्टेप उसमें लिख सकते हो ना, क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है भाई। जब ये आएगा तो ए इनवर्स के साथ ए स्क्वायर आएगा, ए इनवर्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर, फिर इसका ये पूरी कहानी है, देख लो एक बार, ठीक है। हाँ, तो ये जो आया है वो ऐसे आया है ना, ठीक है, तो मिटा रहा हूँ इसको, तो क्लियर है ये। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग है शायद, है ना। हाँ, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब हमको पढ़ना है अनुप्रयोग। इधर देखें, जो अभी तक हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़े हैं उसका अनुप्रयोग है ना। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में, खासकर यूपी बोर्ड में मैंने देखा कि हमेशा क्वेश्चन बने हैं, बहुत रेयर केस हो गया कि ना बने, है ना, नहीं तो 95-97% क्वेश्चन बने ही बने हैं।
क्लियर है बातचीत? तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता ही आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? रैखिक समीकरण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, है ना, 2 समीकरण 3 समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। अगर 2 समीकरण दिए हैं या 3 समीकरण दिए हैं या ज़्यादा भी दे सकते हैं, ऐसे 3 ही तक देता। तो रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो कहेगा कि इसी मैट्रिक्स की हेल्प से, इसी की मैट्रिक्स और सारणिक की सहायता से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। बोलो भाई, क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा कि आव्यूहों के, ठीक है, व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो आव्यूह का जो हमने व्युत्क्रम निकालना सीखा है ना, उसी की सहायता से रैखिक समीकरण को हल करना सीखना है। बोलो भाई। तो जब हल होगा किसी भी रैखिक समीकरण का हल, समीकरणों का है ना हल, तो हल होगा तो 2 बातें होंगी, या तो हल होगा या तो हल नहीं होगा। भाई किसी भी समीकरण के हल में जब हम ज्ञात करें 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो वो समीकरण सॉल्व होता है या नहीं सॉल्व होता है। अगर हल हो गया तो 2 टाइप के हल होते हैं, एक अद्वितीय और एक अनंत। भाई रेखा ही तो होता है, मान लो एक रेखा है या प्लेन है, भाई अगर XY में है तो रेखा होगा, XYZ में है तो प्लेन होगा। बोलो भाई। तो अगर XY में रेखा ही है, XY में अगर रेखा है तो 2 रेखाएं तो काटेंगी, अगर काटेंगी एक जगह काटेंगी तो अद्वितीय हल, कहीं नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं। और अगर एक दूसरे के ऊपर संपाती हो गए तो अनंत हल। अगर XYZ में समीकरण है तो प्लेन होता है, ठीक है। तो उसके भी यही कंडीशंस हैं कि 2 हल, मतलब एक हल होंगे या अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो इसी के आधार पर बना है संगत और असंगत निकाय। बोलो भाई। तो इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगत निकाय, जिसकी इंग्लिश होती है कंसिस्टेंट, है ना। संगत मतलब कंसिस्टेंट और असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में क्या है, जिसमें हल पाया जाए, जिसमें हल पाया जाए। अब वो अद्वितीय है कि अनंत है वो बात की बात है, लेकिन हल पाया जाए तो संगत कहलाता है। तो निकाय संगत कहलाता है यदि इसके, मैंने कहा निकाय संगत कहलाता है यदि, बोलो भाई, मैंने क्या कहा, निकाय संगत कहलाता है यदि इनके हलों का अस्तित्व हो, यदि इनके हलों। अब ये हल जो है वो अद्वितीय और अनंत दोनों हो सकते हैं। ब्रैकेट में लिख दिया अद्वितीय या अनंत या अधिक, है ना। निकाय संगत कहलाता है यदि इनके हलों का अस्तित्व हो, मतलब इनका हल निकाला जा सकता है। तो किस में आएंगे, संगत में। बोलो। अगला क्या होता है, असंगत निकाय। क्या होता है, असंगत निकाय। इसमें हल नहीं होगा और क्या, देख लो एक बार। बोलो। निकाय असंगत कहलाता है यदि इनके हलों का अस्तित्व ना हो, है ना। निकाय असंगत कहलाता है यदि इनके हलों का अस्तित्व ना हो, मतलब हल ही ना हो तो क्या कहलाएगा, असंगत। बोलो भाई। अब इन्हीं की सहायता से हमें जो डिफिनीशन हो गया, कब संगत होगा कब असंगत होगा, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा हम देख लेंगे, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, मिटाएं। अब देखें यहाँ पे कैसा इक्वेशन दिया होगा। अब देखें जनरल तरीके से कि मान लो तुम्हारा इक्वेशन ऐसे दिया है, a1x b1y प्लस c1, है ना, इस टाइप के होते हैं। तो देख लें एक बार, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है ना इस टाइप का, ax इज इक्वल टू b टाइप के होते हैं। बोलो। अब इसमें 2 टाइप बनता है कि अगर b 0 हो गया, b तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू 0। बोलो भाई। और अगर b 0 नहीं हुआ तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू b। आया।
इसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। जब बी जीरो होता है, सब कुछ उधर लिखा रहा है और इधर जीरो जीरो लिखा हो, तो बोलते हैं होमोजीनियस। और ये क्या होता है? नॉन होमोजीनियस। बोलो भाई। तो एक आता है होमोजीनियस और एक आता है नॉन होमोजीनियस। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ। तो इधर देखें, अगर हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इजिक्वल टू बी टाइप का है, ए एक्स इजिक्वल टू जीरो टाइप का है, ए एक्स इजिक्वल टू जीरो टाइप का, या ए एक्स इजिक्वल टू बी टाइप का है, कुछ भी हो सकता है। बोलो। तो यहाँ से क्या होगा? अगर ए एक्स इजिक्वल टू जीरो टाइप का या ए एक्स इजिक्वल टू बी टाइप का है, तो इसके सोल्यूशन कैसे निकलेंगे? अच्छा, ये बनता कैसे? ए एक्स इजिक्वल टू जीरो, ए एक्स इजिक्वल टू बी, ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है। पहले समझें आराम से, अभी मैं बात करता हूँ एक एक करके। ठीक है, अभी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस बात की बात है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बनता कैसे। जैसे लिखा हुआ है ये, अभी इसको छोड़ दो। ठीक है, आया समझे ना? मतलब इस टाइप के होते हैं। टाइप कैसे बनता है यहाँ से समझें, यहाँ से नोट, यहाँ से नोट देखा। जैसे लिखा है a1x b1y, बोलो, प्लस c1, या ये a1 a2 और यहाँ a3, a1 a2 a3 ऐसे लिख सकते हैं, या a1 b1 c1 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं a1 b1y c1 z। बोलो भाई, इज इक्वल टू d1। मतलब ये कोई क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7, ऐसे लिखा है कुछ। ठीक है, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2। यहाँ हो गया a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा तुम्हारे पेपर में। अब यहाँ पे मैंने इन जनरल लिया है, वहाँ पे नंबर देगा 2x 3y 5z कुछ भी दिया रहेगा। क्लियर नहीं क्लियर है? तो इसको हम लिखेंगे आव्यूह फॉर्म में। किस फॉर्म में? आव्यूह रूप में। तो देखें, आव्यूह रूप, उपरोक्त समीकरण का आव्यूह रूप। तो जो ये है ना a1 b1 c1, इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2। अच्छा, ये मैट्रिक्स कैसा है? कोफिशिएंट का है, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना भाई। ये एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा a3 b3 c3। बोलो, ये कोफिशिएंट। अब जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड है, तो इसको हम लिखेंगे कॉलम में एक्स वाई और जेड। इससे एक मैट्रिक्स बन गई। बोलो भाई, इज इक्वल टू जो बचा हुआ इधर है, इसके भी एक मैट्रिक्स बनेगी d1 d2 और d3। अब इसको जब सॉल्व करूँगा मल्टीप्लाई करके यही आएगा। बना नहीं बना? तो तुम देखो ना, ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैं इसको लिख सकता हूँ a, इस मैट्रिक्स को a, और एक्स वाई जेड को कैपिटल X, इधर वाले को कैपिटल B। जहाँ a क्या है? इसके बराबर है, मैंने लिख दिया। जहाँ a बराबर ये वाली मैट्रिक्स लिख लेना, ये वाला, x बराबर ये वाला, बोलो, और b बराबर ये वाला। हो गया। तो ए एक्स इक्वल टू बी टाइप की होगी नहीं होगी? आया? अब भी जीरो है नॉन जीरो बात की बात है। तो जब भी कोई इक्वेशन दिया रहेगा ए एक्स इक्वल टू बी, तो मैं ऐसे बना लूँगा। क्लियर है? अब इसके आगे इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसके आगे इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, बोलो। जब मैं तुमको सिखा ले जाऊँगा ए इनवर्स निकाल, मतलब इक्वेशन निकालना, तो फिर मैं इस पर भी बात कर लूँगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आज पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करते हैं। चलें, अभी इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, केवल इस पर देखें। ये ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख ले जाएंगे, बस इतना। आया समझ नहीं आया? बस एक लाइन और लिखूंगा, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं तक। फिर इधर देखा तो नोट, हमारे पास एक रिजल्ट आया कि ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप हम बना पाएंगे ना। इक्वेशन दिया रहेगा तो इस टाइप का बना पाएंगे। यहाँ तो दो केस होंगे, यहाँ से दो केस होंगे। ठीक है, पहला केस ये है, अभी बी के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि बी जीरो है कि नहीं जीरो है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, बोलो भाई, जीरो नहीं है तो पक्की बात है ए इनवर्स क्या करेगा? विद्यमान होगा। बोलो बेटा, पहला केस कर रहा हूँ। अगर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो ए इनवर्स क्या होगा? विद्यमान होगा। अगर ए इनवर्स विद्यमान है तब तो ए एक्स इक्वल टू बी लिखा है, ए एक्स इक्वल टू क्या लिखा है? बी। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स का। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एसोसिएटिव से एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आया? तो ये आई आ गया, आई इंटू एक्स मैट्रिक्स ए इनवर्स बी। तो
एक्स बराबर क्या आ गया, ए इनवर्स बी। आया नहीं आया? तो कभी भी जब एक्स वाई जेड निकालना होगा तो हम जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। इसी पे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हमारे यूपी बोर्ड में, ठीक है। इसी थ्योरी पे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। 99% इसी थ्योरी पे बनता है क्वेश्चन, हमेशा 100% मान के चलो आते आता क्वेश्चन, ठीक है। अब बाई चांस ना आए वो बात की बात है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आते हैं इसी थ्योरी पे कि हमेशा ए इनवर्स तुम्हारा निकलेगा। बोलो भाई। दूसरा केस आता है कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो तब क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम जब इसका एक सॉल्यूशन कर दूंगा, फिर लास्ट में ए बराबर 0 होगा तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बातचीत? तो कल के लेक्चर में पहले हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, जब ये थ्योरी खत्म हो जाएगी आफ्टर देन ए बराबर 0 से क्या क्या केसेस हो सकते हैं और कैसे वो केसेस कैसे अराइज होते हैं या उस केसेस के कैसे समझेंगे उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो पूरी थ्योरी कल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलें आज का लेक्चर यहीं तक, तो इसको याद रखें ना। ओके।